हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ रिद्धि चैनल में। आज अपन विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 12 के फर्स्ट भाग में दोस्तों फुल टेस्ट देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी 2 से 3 दिन पहले ही एक दीदी का कमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि सर एक फुल टेस्ट करवा दीजिए जिसमें सारे क्वेश्चन हो और सारे सब्जेक्ट हो। तो दोस्तों अपन इसीलिए में अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोस्तों बीच बीच में अपन इसमें ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज्यादा दिन तक याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पहला है कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की विशिष्टताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि वे दीर्घ काल तक पर्यावरण में स्थायी बने रहते हैं। दूसरा है उन्हें वायु और जल के द्वारा लंबी दूरी तक परिवाहित किया जाता है। और तीसरा है कि वे जीवित जीवों के वसा युक्त ऊतकों में घुल यानी कि विलय जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है दोस्तों ये क्या कहलाते हैं। तो ये दोस्तों जो संचयन और जो आवर्धन के लिए जो प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों स्थायी कार्बनिक प्रदूषक दोस्तों। और ये दोस्तों आसानी से पर्यावरण में विघटित नहीं होते हैं और ये जो होते हैं दोस्तों जीवित जीवों में वसा युक्त ऊतकों में संचित होते हैं। और अपन देखिए दोस्तों इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि वे दीर्घ काल तक पर्यावरण में स्थायी बने रहते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है क्योंकि दोस्तों ये विघटित नहीं होते इसलिए ये दीर्घ काल तक बने रहते हैं। और दूसरा है कि उन्हें वायु और जल के द्वारा लंबी दूरी तक परिवहित किया जाता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जब वो विघटित नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको वायु और जल के द्वारा बहुत दूरी तक उसको परिवहित यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाएगा दोस्तों। और जो इसमें तीसरा है कि वे जीवित जीवों के वसायुक्त ऊतकों में घुल जाते हैं यानी कि उसमें विलय हो जाते हैं, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जो वसायुक्त ऊतक होते हैं दोस्तों उसी में ये घुलते हैं, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दैनिक रूप से ग्रहण की जाने वाली आवश्यक कैलोरी की एक माप है। और दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार सामान्य बीएमआई परास 18.5 से 24.9 के मध्य होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो बॉडी मास इंडेक्स है दोस्तों ये क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर जो शरीर में वसा होती है दोस्तों उसकी माप को निर्धारित करता है दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें पहला है कि यह शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दैनिक रूप से ग्रहण की जाने वाली आवश्यक कैलोरी की माप है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये दैनिक रूप से ग्रहण की जाने वाली आवश्यक कैलोरी माप नहीं है, जबकि किसी व्यक्ति के ऊंचाई और वजन के आधार पर जो शरीर में वसा होती है उसकी माप करता है दोस्तों, इसलिए पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सामान्य बीएमआई परास 18.5 से 24.9 के मध्य होता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निम्नलिखित में से कौन से तत्कालिक परिणाम थे? पहला दिया है कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करना, दूसरा कि वित्तीय बचत में वृद्धि, और तीसरा है कि धन की आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1969 में बैंकों का, तो ये दोस्तों किस लिए हुआ था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि लाने के लिए किया गया था दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि वित्तीय बचत में वृद्धि करने के लिए किया गया था दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा की धन की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए किया गया था ताकि दोस्तों जो मुद्रास्फीति है उसमें वृद्धि हो सके, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसके सही आंसर है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन रिपोर्ट जारी की गई है? ए दिया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा, बी दिया है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा, सी दिया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, और डी दिया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है।
तो अब अपन देखें दोस्तों कि भारतीय क्षेत्र पर जो जलवायु परिवर्तन आकलन होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये दोस्तों देखिए, इसमें शब्द आ रहा है जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन होगा दोस्तों, वो कहां पे होगा? तो वो पृथ्वी पर होगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये जो रिपोर्ट होती है वो जारी की जाती है दोस्तों। और ये दोस्तों जारी किन किन विषयों पर की जाती है? तो ये दोस्तों भारतीय क्षेत्र के जो तापमान वृद्धि होती है उस पर जारी की जाती है, हिंद महासागर का जो उष्ण होता है उस पर जारी की जाती है, वर्षा की मात्रा पर जारी की जाती है, जो सूखा होता है उस पर जारी की जाती है, और जो समुद्र तल में वृद्धि होती है उस पर भी की जाती है, और जो हिमालय क्षेत्र में परिवर्तन होता है दोस्तों उस पर भी जारी की जाती है। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 5 है कि स्तन वासल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि ये चित्रकला कर्नाटक राज्य में पाई जाने वाली शैल उत्कीर्ण चित्रकला है, और दूसरा है कि ये चित्रकला जैन धर्म से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक को दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो चित्तन वासल चित्रकला है दोस्तों, इसके संदर्भ पर को बताना है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि ये चित्रकला कर्नाटक राज्य में पाई जाने वाली शैल उत्कीर्ण चित्रकला है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है कर्नाटक राज्य में नहीं पाई जाती, जबकि दोस्तों ये तमिलनाडु में पाई जाती है। और इसमें जो दूसरा है कि ये चित्रकला जैन धर्म से संबंधित है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है अजंता और बाघ की गुफाओं के जो भित्ति चित्र है दोस्तों, उसके समान ये प्रतीत होते हैं, और ये दोस्तों चट्टानों को काटकर बनाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नव उन्मेषी प्रौद्योगिकी में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने वाले एक मंच वैश्विक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी संगठन यानी कि गीता को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST द्वारा किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ए नंबर दिया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बी दिया है नीति आयोग, सी दिया है भारतीय उद्योग परिसंघ, और डी दिया है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो वैश्विक नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? तो इसका दोस्तों अभी हाल ही में जो कंपनी अधिनियम 2013 है दोस्तों, उसकी धारा जो 8 है उसके द्वारा इसको पंजीकृत किया गया था। और दोस्तों ये किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि जो PPP अपन पढ़े थे दोस्तों इसके पहले, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है दोस्तों, उस पर आधारित है। और ये दोस्तों एक गैर लाभकारी कंपनी भी है। और अब अपन देखें दोस्तों कि ये जो है किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी दोस्तों। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो संयुक्त रूप से दोस्तों विकसित की गई थी दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों संयुक्त रूप से मतलब कि दोस्तों इसमें 3-4 लोग तो शामिल होंगे ही होंगे। यानी कि दोस्तों जो पहला था वो था दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ था दोस्तों, और जो इसमें दूसरा था वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST था, और जो तीसरा था दोस्तों वो था प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि TDB था दोस्तों। उसके द्वारा इन सभी के द्वारा दोस्तों संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया था। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिकारी पक्षी यानी कि बर्ड्स ऑफ प्रे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि ये पक्षी आकार में छोटे होते हैं और एक साथ बड़े झुंडों में रहते हैं, और दूसरा है कि शिकारी पक्षियों की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण और द्विनेत्री दृष्टि सीमा जो होती है उनकी बहुत विस्तृत होती है, और जो तीसरा है कि गौरैया और तोता शिकारी पक्षियों के उदाहरण हैं। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा ऐसे सही है? ए दिया है केवल 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसे सबसे पहले शब्द आ रहा है दोस्तों शिकारी पक्षी। तो शिकारी पक्षी का मतलब दोस्तों होता है कि जो कशेरुकी जीव होते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं शिकारी पक्षी। और ये दोस्तों करते क्या है? तो ये दोस्तों अपने जो शिकार करते हैं वो दोस्तों अपने पंजे से शिकार करते हैं, ना कि दोस्तों अपनी चोंच से शिकार करते हैं। तो और अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि ये पक्षी आकार में छोटे होते हैं और एक साथ बड़े झुंडों में रहते हैं, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो शिकारी पक्षी होते हैं वो अधिकतर जो आकार होते हैं दोस्तों उसमें बड़े ही होते हैं। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि शिकारी पक्षियों की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण और द्विनेत्री दृष्टि सीमा विस्तृत होती है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही कारण है दोस्तों कि जो शिकारी पक्षी होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी नीचे धरती पर अपने जो शिकारी होता है उसको वो पकड़ लेते हैं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों कि जो शिकारी पक्षी होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद भी अपना शिकार कर लेते हैं दोस्तों। और जो दूसरा है दोस्तों कि गौरैया और तोता शिकारी पक्षियों के उदाहरण है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो तोता होता है वो किसी भी प्रकार से दोस्तों शिकार नहीं करता। और दोस्तों जो उसकी हालांकि नोक होती है वो भले ही दोस्तों नुकीली होती है, लेकिन वो दोस्तों किसी भी प्रकार से शिकार करने के लिए काम नहीं आती, बल्कि दोस्तों वो जो उसकी चोंच होती है वो सब्जियां छीनने और जो कठोर
पदार्थ होते हैं उसको छीनने के काम आते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संसदीय स्थायी समितियों यानी कि PSCS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि संसदीय स्थायी समितियां स्थायी निकाय हैं जिनका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है और ये सतत रूप से कार्य करती हैं। दूसरा दिया कि सभी विधेयकों की समीक्षा किसी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जानी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 को 2 दोनों, डी ना तो 1 को ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो अपन को बताना है संसदीय स्थायी समिति दोस्तों यानी कि PSC ये दोस्तों ये क्या है दोस्तों? PSC मतलब दोस्तों पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी दोस्तों ये क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों जो पहला दिया कि संसदीय स्थायी समितियां स्थायी निकाय हैं जिनका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है और ये सतत रूप से कार्य करती हैं, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो संसदीय समितियां होती है दोस्तों वो 2 प्रकार की होती है। एक दोस्तों स्थायी समिति होती है जिसका दोस्तों प्रतिवर्ष गठन किया जाता है और सतत रूप से वो कार्य करती है, और दूसरी होती है दोस्तों तदर्थ समिति जिसको अपन बोलते हैं टेम्परेरी कमेटी दोस्तों, जिनका दोस्तों हर वर्ष उसका गठन नहीं किया जाता है और ना ही दोस्तों वो सतत रूप से कार्य करती है। और दोस्तों इसमें जो दूसरा है कि सभी विधेयकों की समीक्षा किसी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जानी होती है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये अनिवार्य नहीं है कि सभी विधेयकों की समीक्षा किसी संसदीय स्थायी समिति द्वारा ही की जाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी अपन देखें तो हाल में जो 17वीं लोकसभा जो गठित हुई थी दोस्तों उसमें किसी प्रकार से जो संसदीय स्थायी समिति है दोस्तों उसका गठन नहीं किया गया था, और यही कारण है दोस्तों कि जो 17वीं लोकसभा दोस्तों गठित हुई थी इसमें जितने भी अभी तक विधेयक पारित हुए हैं वो दोस्तों बिना स्थायी समिति के द्वारा जांच किए बिना वो पारित हुए हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहले एक तरफ दिया है रामसर स्थल और दूसरी तरफ दिया है अवस्थिति। पहला दिया है कि कांवरताल आर्द्रभूमि उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा दिया है कि आसन संरक्षण रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और तीसरा दिया है कि नानपुर मघमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है या है। ए दिया है केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो रामसर स्थल भूमि है दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो पक्षियों के रुकने का स्थान होता है और जिसमें दोस्तों जो सभी प्रकार की मछली भी होते हैं, यानी कि दोस्तों उभयचर जो जंतु होते हैं दोस्तों उनके रुकने का स्थान होता है। यानी कि दोस्तों इसमें पक्षी भी रुकते हैं और जो जल में जो मछली होते हैं वो भी इसमें रुकते हैं दोस्तों, और वही कहलाता है दोस्तों रामसर स्थल दोस्तों। और अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो पहला है कि कांवरताल आर्द्रभूमि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये उत्तराखंड में न होकर दोस्तों ये बिहार में स्थित है दोस्तों, और इन सभी को दोस्तों अपन पूरी ट्रिक से याद करेंगे। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि आसन संरक्षण रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश में है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में न होकर ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और जो तीसरा है कि नांदोर मघमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र में, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। और अब अपन देखिए दोस्तों किसको अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो इसको दोस्तों अपन कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों इसमें आ रहा है कांवरताल, तो कांवरताल को अपन दोस्तों याद करेंगे ताबड़तोड़ बैटिंग से, और दोस्तों बिहार को अपन याद करेंगे हारने से ही। दोस्तों जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो वो दोस्तों बैटिंग कैसी करता है, वो ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, यानी कि कांवरताल आ जाएगा दोस्तों। और जो दूसरा है कि आसन संरक्षण जो है दोस्तों वो उत्तराखंड में है, तो इसको दोस्तों अपन कैसे याद करेंगे, देखिए जो आसन होते हैं दोस्तों वो अलग अलग खंड में किए जाते हैं, यानी कि और उसमें फिर आदमी उतारते हैं, अलग अलग उतारते हैं और अलग अलग खंड में ही आसन किए जाते हैं, यानी कि उतरेंगे खंड खंड में, क्योंकि उनको आसन करना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको याद हो गया होगा। और जो तीसरा है कि नांदूर मघमेश्वर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो महाराष्ट्र में, तो इसको दोस्तों कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है नांदूर मघमेश्वर पक्षी दोस्तों, ये महाराष्ट्र, यानी कि दोस्तों महान काम जो होगा वो कहां पे होगा दोस्तों, ईश्वर के काम में ही होगा, यानी मघमेश्वर, यानी कि ईश्वर शब्द आ रहा है दोस्तों। और जो महान काम होते हैं वो कहां होते हैं दोस्तों, ईश्वर के पास ही तो होते हैं। यानी कि दोस्तों आपको तीनों इसके याद हो गए होंगे दोस्तों। यदि ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक से आपको यदि कोई ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, तो दोस्तों मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय निक्षेपागार रसीद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह घरेलू निवेशकों को विदेशी राष्ट्रों की कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने की अनुमति प्रदान करती है, और दूसरा है कि भारतीय निक्षेपागार रसीद को भारतीय रुपए में
मूल्य वर्गित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों किससे शब्द आ रहा है, भारतीय निक्षेपागार रसीद, यानी कि दोस्तों जो पैसे की बात होती है दोस्तों, निक्षेपागार मतलब वही कहलाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों अपन देखिए जो पहला है कि यह घरेलू निवेशकों को विदेशी राष्ट्रों की कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने की अनुमति प्रदान करती है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि दोस्तों भारतीय निक्षेपागार रसीद को भारतीय रुपए में मूल्य वर्गित किया जाता है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि एक और दो इसके दोनों सही है। और ये दोस्तों जो होता है भारतीय निक्षेपागार, ये दोस्तों एक वित्तीय साधन होता है जो कि एक विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थित किसी कंपनी द्वारा की जाने वाली कुछ प्रतिभूति जैसे कि शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, उसको संदर्भित करती है दोस्तों। और अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 की व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली पवनें। दूसरा दिया कि व्यापारिक पवनें महासागरों की तुलना में स्थलीय भाग पर अधिक नियमित और स्थिर होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो व्यापारिक पवनें हैं दोस्तों वो क्या कहलाती हैं। तो इसमें जो पहला दोस्तों दिया है कि व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण से पूर्व, इसमें जो पहला दिया कि व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली पवनें हैं। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसीलिए इसका नाम भी रखा गया व्यापारिक पवनें, ताकि दोस्तों ये ऊपर से नीचे आए और फिर यहाँ से यहाँ घूमकर चली जाए दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो दूसरा दिया कि व्यापारिक पवनें महासागर की तुलना में स्थलीय भाग पर अधिक नियमित और स्थिर होती हैं दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों व्यापारिक पवनें आ कहाँ रही है, समुद्र में आ रही, यानी कि दोस्तों समुद्र में वो अधिक नियमित और स्थिर होंगी, स्वाभाविक सी बात है। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा केवल एक सही है। और अब अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि वह बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन था। दूसरा है कि उसने साम्राज्य विस्तार हेतु त्रिसूत्री नीति यानी कि दोस्तों वैवाहिक गठबंधन, शक्तिशाली शासकों के साथ मित्रता और शक्तिहीन पड़ोसियों पर विजय का अनुसरण किया। और तीसरा जो है कि उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक और तीन, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी केवल तीन। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो बिंबिसार है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो पहला जो दिया कि वह बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन था, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि उसने साम्राज्य विस्तार हेतु त्रिसूत्री नीति यानी कि वैवाहिक गठबंधन करना, शक्तिशाली शासकों के साथ मित्रता करना, शक्तिहीन पड़ोसियों पर विजय का अनुसरण करना, तो ये वाले दोस्तों ने नीति अपनाई थी। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, जबकि उसने जो अपनी राजधानी बनाया था वो दोस्तों गिरिव्रज, जिसको अपन बोलते हैं राजगीर, उसको बनाया था दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका बी हो जाएगा कि केवल एक और दो सही है। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 की उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के परिणाम स्वरूप होने वाली गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम का पारित होना, दूसरा दिया कि नाटू बंधुआ का निर्वासन होना, और तीसरा दिया कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 2-1-3, बी 3-2-1, सी 1-2-3 और डी दिया है 1-3-2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा सही उत्तर है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो उग्रवादी राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था दोस्तों वो किन किन कारणों के कारण हुआ था दोस्तों, कि इसमें पहले कौन हुआ था, फिर उसके बाद कौन हुआ था, फिर लास्ट में कौन हुआ था। तो इसमें दोस्तों अपन देखें तो सबसे पहले दोस्तों हुआ था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम दोस्तों जो हुआ था वो हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये जो अधिनियम था दोस्तों ये पूर्ण रूप से निराशाजनक अधिनियम था। और जो दूसरा है कि नाटू बंधुआ का निर्वासन होना दोस्तों, ये दोस्तों 1897 में हुआ था दोस्तों। और इसमें दोस्तों इनका कारण क्या था दोस्तों, इनका कारण ये था कि इनको बिना मुकदमे चलाए ही इनको निर्वासित कर दिया था। और जो तीसरा है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम का पारित होना दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको 1904 में दोस्तों पारित किया गया था दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों उसको दमन करने की इसमें कोशिश की गई थी, इसलिए दोस्तों उग्रवाद राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा कि 3-2-1 इसके सही अनुक्रम है दोस्तों। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल में सुर्खियों में रहा एक पद
पॉली बेजहार संदर्भित करता है। ए दिया है कि इस्पात कारखानों से उत्सर्जित होने वाला एक विषाक्त रसायन। बी दिया है हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित खतरनाक कीटनाशक। सी दिया है हाल ही में अंतरिक्ष उपकरणों के उत्पादन हेतु विकसित एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक। और डी दिया है कि पशुओं में जठरांत अवरोध का कारण बनने वाला सुदृढ़ता से पैक किया हुआ एक अपचनीय पदार्थ दोस्तों। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो पॉली बेजहार है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों। तो पॉली बेजहार जो है दोस्तों, ये जो ऊंट दोस्तों प्लास्टिक खाता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अपन कहें जो सीधे निकले जाने वाले जो कचरे होते हैं दोस्तों, उसी को अपन बोलते हैं पॉली बेजहार दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों होता क्या कि जो पशुओं में जो जठरांत्र होता है दोस्तों, यानी कि जो उनकी पाचन क्रिया होती है दोस्तों, उसमें अवरोध बन जाता है और जो सुदृढ़ता से पैक हुआ एक अपचनीय पदार्थ होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी हाल में बहुत सारे ऊँटों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि पशुओं में जठरांत्र अवरोध का कारण बनने वाला सुदृढ़ता से पैक किया हुआ एक अपचनीय पदार्थ है दोस्तों। और अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों से शैवाल प्रस्फुटन हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पहला दिया है विषाक्त पदार्थों का उत्साधन होना। दूसरा दिया है अनोक्सी स्थिति उत्पन्न होना। तीसरा दिया है जीवों के लिए प्रकाश अवरुद्ध होना। और चौथा दिया है कि मछलियों के गलफड़ों का अवरुद्ध होना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो शैवाल प्रस्फुटन होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों। शैवाल प्रस्फुटन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी जलीय तंत्र में जो शैवाल की आबादी होती है उसमें तेजी से यदि वृद्धि होना, तो उसी को दोस्तों अपन बोलते हैं शैवाल प्रस्फुटन दोस्तों। तो अब अपन देखिए दोस्तों यदि प्रस्फुटन होता है दोस्तों शैवाल, तो उससे दोस्तों क्या क्या हानि हो सकती है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया कि विषाक्त पदार्थों का उत्पादन होगा दोस्तों, तो ये स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब बहुत सारे शैवाल इकट्ठे हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें बहुत सारे विषाक्त पदार्थ भी उत्पन्न हो जाएंगे। और जो दूसरा है कि अनोक्सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जैसे विषाक्त पदार्थ उसमें घुल जाएंगे तो उसमें दोस्तों जो उसकी ऑक्सीजन है उसमें दोस्तों कमी हो जाएगी। और जो कमी आएंगी दोस्तों, तो उससे दोस्तों होगा क्या कि जो मछली के जो गलफड़े होता है दोस्तों, उसमें अवरुद्धता आ जाएगी, यानी कि दोस्तों जो मछली हो गई दोस्तों वो भी दोस्तों सांस नहीं ले पाएंगे। और जो दोस्तों इसमें तीसरा है कि जीवों के लिए प्रकाश अवरोध हो जाएगा, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों शैवाल यानी कि दोस्तों जो काय होती है तो वो दोस्तों बहुत सारी ऊपर छा जाएगी, जिसके कारण दोस्तों नीचे प्रकाश नहीं जाएगा और इस कारण से दोस्तों बहुत सारे जीवों की भी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की वेनेडियम धातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह एक उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग इस्पात को मजबूत बनाने में किया जाता है। दूसरा दिया कि यह अधिकांशतः लोह अयस्क के धातु मल यानी कि स्लैग से प्राप्त किया जाता है। और जो तीसरा है कि भारत में वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो वेनेडियम धातु है दोस्तों ये क्या कहलाती है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया कि यह एक उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग इस्पात को मजबूत बनाने में किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो कार्बन युक्त दोस्तों ग्रेफाइट होता है दोस्तों उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि यह अधिकांशतः लोह अयस्क के धातु मल यानी कि स्लैग से प्राप्त की जाती है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि भारत में कैनेडियम के सबसे बड़े भंडार जो है झारखंड में पाए जाते हैं, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार है वो झारखंड में ना पाए जाके दोस्तों वो कर्नाटक में पाए जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, और उसके बाद वो उड़ीसा में पाए जाते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही आंसर है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है कि हाल में सुर्खियों में रहे क्षेत्र, और दूसरी तरफ दिया है राज्य या संघ शासित प्रदेश। तो पहला दिया है कि तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरा दिया है कि नाकुला सिक्किम में है, और जो तीसरा दिया है कि डेमचोक जो है वो लद्दाख में है। उपरोक्त कथन में से कौन सा से सही सम्मिलित है या है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो सुर्खी में रहे दोस्तों क्षेत्र क्यों थे दोस्तों। जो तवांग है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो है नाकुला ये सिक्किम में, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा डेमचोक ये लद्दाख में दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसके सही आंसर है। और अब अपन देखें दोस्तों की सुर्खियों में क्यों थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपन देखें तो 5 मई में जो लद्दाख के पेंगोंग झील, और 9 मई जो था दोस्तों उसमें सिक्किम के जो दोस्तों नाकुला झील
दोस्तों यहाँ पे दोस्तों भारत और चीन के दोस्तों दोनों पक्षों में आक्रामक व्यवहार हुआ था, जिसके कारण दोस्तों बहुत हिंसक घटनाएं हुई और जिसमें दोस्तों दोनों तरफ के सैनिकों को चोट आई थी दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों इसको अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए जो पहला है कि तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको कैसे याद करेंगे। इसमें जो अरुण है दोस्तों, तो उससे एक व्यक्ति कहता है भाई अरुण जल्दी चल, क्यों, क्योंकि वहां पे धवांग हो रहा है। और जो दूसरा है कि जो नाकुला है वो सिक्किम, तो सिक्किम को दोस्तों अपन याद करेंगे सिक्का से, और नाकुला को अपन याद करेंगे नाक। यानी कि दोस्तों यदि सिक्के को यदि नाक में डालना है तो उसके लिए दोस्तों नाक के लिए लॉ बनवाना पड़ेगा। यानी कि सिक्के को अपन को नाक में यदि डालना है तो उसके लिए कोई लॉ बनाना पड़ेगा। यानी कि नाकुला, नाक ला, यानी कि नाक के लिए अपन को लॉ बनाना पड़ेगा। कब? जब अपन सिक्के नाक में डालेंगे आप तब। और जो तीसरा है दोस्तों कि जो डेमचोक है वो लद्दाख में। कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों लद्दाख को अपन याद करेंगे लाखों रुपए वालों से, और जो डेमचोक को अपन याद करेंगे डंके की चोट से। कैसे दोस्तों? जिसके पास लाखों रुपए होते हैं तो वो दोस्तों डंके की चोट पर कोई भी बात बोलता है, यानी कि डेमचोक दोस्तों। यानी कि दोस्तों किसी के पास यदि लाखों रुपए होते हैं तो वो कोई भी बात दोस्तों सीधे डंके की चोट पर बोलता है, यानी कि डेमचोक हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपको ये दोस्तों याद हो गए होंगे दोस्तों। यदि आपको किसी भी टॉपिक से आपको संबंधित कोई ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, तो मैं दोस्तों उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप भी दोस्तों हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें। तो अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सांविधिक चल निधि अनुपात यानी कि SLR संबंधी अनिवार्यताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है कि ये क्रेडिट कार्ड सेवा अथवा ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। और तीसरा दिया कि इन्हें अपने स्वयं के ATM यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित करने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों बताना है। A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों की जो भुगतान प्रणाली है दोस्तों, भुगतान बैंक है दोस्तों, उसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि इन्हें अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों चल निधि के अनुपात में, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि ये क्रेडिट कार्ड सेवा और ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इसमें अपन को बताना है गलत कौन कौन से, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। और जो तीसरा है कि इन्हें अपने स्वयं के ATM स्थापित करने की अनुमति नहीं है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इनको स्वयं जो ATM है उसको स्थापित करने की अनुमति भी है, और इनको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित सांविधिक चल निधि है दोस्तों उसमें आवश्यकता नहीं होती है कि आपको ये अनिवार्यता है लागू करनी ही होंगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमरावती संगमरमर जो कि 120 मूर्तियों और अभिलेखों का एक संग्रह है, इन्हें गुंटूर में अमरावती महाचैत्य से अन्वेषित किया गया था। इन्हें वर्तमान में लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद से है। ए दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी दिया है H.H. कोल, सी दिया है वाल्टर एलियट, और डी दिया है जेम्स प्रिंसेप। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है कि अमरावती संगमरमर दोस्तों और 120 मूर्तियां दोस्तों। तो 120 दोस्तों क्या आता है, 120 यानी कि अपन दोस्तों यदि 1 हटा देंगे तो दोस्तों 20 वर्ष में क्या आता है, वाटर आता है, यानी कि दोस्तों पानी आता है, पानी की वाटर। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि वाटर एलियट दोस्तों सही आंसर है दोस्तों। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में खड्ड या बीहड़ यानी कि रेवेनेस और अवनालिका के प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला दिया है कि यमुना चंबल क्षेत्र, दूसरा दिया है पंजाब शिवालय के गिरिपदीय क्षेत्र, और तीसरा दिया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो भारत में खड्ड और बीहड़ है दोस्तों, इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण दोस्तों जैसे ही दोस्तों बहुत अधिक बारिश होती है तो उसके कारण दोस्तों जो मृदा अपरदन होता है दोस्तों, उसके कारण इनका निर्माण होता है दोस्तों। और ये दोस्तों अनुमान लगाया जाता है कि जो भारत में दोस्तों लगभग इससे दोस्तों 3.67 मिलियन हेक्टेयर भाग जो होता है दोस्तों वो क्षतिग्रस्त होता है। इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि यमुना और चंबल क्षेत्र है दोस्तों, वहां खड्डे और बीहड़ पाए जाते हैं दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि पंजाब शिवालय के गिरिपदीय क्षेत्र में दोस्तों वहां भी पाए जाते हैं खड्डे और बीहड़, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ भी दोस्तों जो गुजरात खड्डे क्षेत्र है दोस्तों वहां भी पाए जाते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि इस सिलसिले के सूफी संतों को शासक वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता था। इन्होंने युद्ध में और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने राजनीतिक संदेशवाहकों एवं राजदूतों के रूप में कार्य किया और शाही दरबारों में सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त किए। इन्होंने शाही सहायता के रूप में जागीर और उपहार स्वीकार किए। हालांकि इस सिलसिले को शेख शहाबुद्दीन द्वारा आरंभ किया गया था, किंतु इसे भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा स्थापित किया गया। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में किसका वर्णन किया जा रहा है? ए दिया है कलंदर, बी दिया है नक्शबंदी, सी चिश्ती और डी दिया है सोहरावर्दी। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों कि इसमें आ रहा है कि जो घनिष्ठ संबंध है दोस्तों उसके लिए जाना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण जो पद होते हैं दोस्तों वो प्राप्त किए थे। यानी कि दोस्तों क्या होगा, यानी कि एक वर्दी धारण किए थे दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर डी हो जाएगा कि सोहरावर्दी हो दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लॉर्ड लिटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध गौरवपूर्ण पाठक की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व का पालन किया था? ए दिया है नेपाल, बी दिया है अफगानिस्तान, सी सिंध और डी दिया है मद्रास। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों कि जो लॉर्ड लिटन ने दोस्तों जो गौरवपूर्ण पाठ्य दोस्तों स्थापित किया था दोस्तों, जो नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व दोस्तों, ये किस कहां पे उसका पालन किया गया था दोस्तों? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा कि अफगानिस्तान दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई गौरवपूर्ण काम करते हैं तो उसके दोस्तों अपन क्या कहते हैं, तान गाते रहते हैं उसकी, यानी कि अफगानिस्तान दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उद्यमिता और नवीकरणीय संसाधनों को शामिल करने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को PSL से संबंधित दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। इस संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उदाहरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि PSL संबंधी प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों यानी कि लोकल एरिया बैंक और शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं। और दूसरा दिया है कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने समायोजित नेवल बैंक ऋण का 40% हिस्सा PSL के लिए अलग रखना होगा। और तीसरा दिया कि PSL ऋण देने में लक्ष्य से पीछे रह जाने वाले बैंकों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में योगदान करना होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा सही आंसर है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो संशोधन हुआ था दोस्तों अभी हाल में, तो उसमें कौन कौन से दिशा निर्देश हैं दोस्तों? तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि PSL संबंधी प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों यानी कि लोकल एरिया और शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने समायोजित नेवल बैंक ऋण का 40% हिस्सा PSL के लिए अलग रखना होगा। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 40% ना होकर दोस्तों इसमें 70% रखा गया है दोस्तों। जो 40% है वो दोस्तों जो वाणिज्यिक बैंक है और जो विदेशी बैंक उनके लिए दोस्तों रखा गया है। और जो तीसरा है कि PSL ऋण देने में लक्ष्य से पीछे रह जाने वाले बैंकों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में योगदान करना होगा। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि NBFCS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि RBI भारत के सभी NBFCS यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करता है। दूसरा दिया कि वे NBFCS जिनकी परिसंपत्तियों का आकार 5,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण है। तीसरा दिया कि सभी NBFCS को तरलता कवरेज अनुपात के संदर्भ में तरलता बफर बनाए रखना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें दोस्तों पहला दिया है कि RBI भारत के सभी NBFCS को विनियमित करता है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों RBI जो होता है वो सभी ना होकर दोस्तों कुछ को ही विनियमित करता है, क्योंकि दोस्तों वो केवल उन्हीं को विनियमित करता है जिनकी दोस्तों स्वामित्व कार्यशील जो है वो 5,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है दोस्तों परिसंपत्ति, उन्हीं को बस ये करती है। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि वे NBFCS जिनकी परिसंपत्तियों का आकार रुपए या उससे अधिक है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, ना हो कि दोस्तों 500 करोड़ बस है इसमें। और जो तीसरा है कि सभी NBF को तरलता कवरेज अनुपात के
संदर्भ में तरलता बफर बनाए रखना आवश्यक है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में स्थित हैं। पहला दिया है कि नौरोदेही वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा दिया है मेलघाट बाघ अभयारण्य, तीसरा दिया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और चौथा दिया है कि ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो नर्मदा घाटी है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो ये दोस्तों पर्वतीय वन मुख्यतः मध्य भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क वन वाले परिस्थिति के क्षेत्र में स्थित होते हैं और इस परिस्थिति के क्षेत्र का अधिकांश भाग जो होता है वो मध्य प्रदेश राज्य में विस्तारित होता है। हालांकि कुछ हिस्से में छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तर प्रदेश में भी फैले हुए हैं दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि जो नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया कि मेलघाट बाघ अभयारण्य, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको दोस्तों अपन संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। और जो चौथा दिया कि ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो ये नर्मदा घाटी से संबंधित है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये नर्मदा घाटी से ना होकर दोस्तों ये चंद्रपुर जिले यानी कि जो महाराष्ट्र में दोस्तों वहां पे जो ताड़ोबा नदी है दोस्तों, यानी कि अपन बोले तो जो वैनगंगा घाटी से जो प्रवाहित होने वाली एक छोटी नदी है दोस्तों उससे संबंधित है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 इसके सही आंसर है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों ऐसे अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।